नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं एनपीएस के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारियां जो कि हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए। जो एस्पिरेंट्स हैं, जो नए नए सर्विसेज में आए हैं और जिन्हें समय भी हो गया है, इसके बारे में हमें ना अपने ऑफिस से पता लग पाती है, ना इसकी जनरल जानकारियां हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हो पाती हैं। तो आज का इस सेशन जो हम बच्चों की डिमांड पर हम एनपीएस के ऊपर रखने वाले हैं, जो कि एकदम से इंट्रोडक्टरी होगा। हालांकि हम आने वाले समय में एनपीएस के ऊपर एक सीरीज भी लेकर के आएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और ये सही है या गलत है, एकदम अनपॉलिटिकल। क्योंकि कई चीज़ें जो हैं पॉलिटिकल हो जाती हैं, हम अनपॉलिटिकल बेस पर इस तरीके से बात करेंगे कि एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, न्यू पेंशन स्कीम ऐसा कुछ है नहीं, ये नेशनल पेंशन सिस्टम है, नेशनल पेंशन स्कीम है, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है ये। तो ये एक्चुअल में क्या चीज है? यहां सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो बच्चों का उठ जाता है कि सर पेंशन मिलेगी या नहीं। जब भी हम सर्विस में आएंगे तो पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इसका सिंपल सा आंसर, जो सबसे सिंपल सा आंसर है वो हम आपको बता दें कि आपको आने वाले समय में पेंशन मिलेगी या नहीं। जी, आपको पेंशन मिलेगी। तो फिर ये न्यू पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन सिस्टम जो है वो क्या चीज़ है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी। जी, आपको पेंशन मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी, गवर्नमेंट ने उसका जो तरीका है वो अलग तरीके का आपका कर दिया है कि आपको पेंशन जो इस तरीके से मिलनी है। अभी फिलहाल जो नेशनल पेंशन सिस्टम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंडर में आता है। ये आज एक्चुअली हम थोड़े से हैबिचुअल नहीं है, कुछ हमारी स्लाइड्स जो हमारे रूटीन के सॉफ्टवेयर में चल नहीं रही, तो हमें इसका सहारा लेना पड़ रहा है थोड़ा सा। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंडर में आता है और इसकी एक बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंडर में, PFRDA। क्या है वो? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये आपके पेंशन फंड को, नेशनल पेंशन सिस्टम को, जो सिस्टम है उसके ट्रस्ट है, एक तरीके से एनपीएस का ट्रस्ट है, उसको मेंटेन करने का काम करती है, रेगुलेट करने का काम करती है PFRDA। हम देखते हैं जैसे इनकम टैक्स में एक बॉडी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग से है, सीबीडीटी एक बॉडी है जो कि सब कुछ मेंटेन करने का काम करती है। हर एक जगह में, हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अपनी बॉडी बनी हुई है जो कि उसको मेंटेन करने का काम करती है। इसमें आप कंज्यूमर भी आप इसके पार्ट हैं, एम्प्लॉयर्स जो हैं वो भी इसके पार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि भाई सबसे पहले जो एनपीएस है वो आया कब से है। एनपीएस का जो कॉन्सेप्ट है वो कब से आया? 2004 से आया। 1 जनवरी 2004 के बाद में जितने भी एम्प्लॉयज रिक्रूट हो रहे हैं भारत में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हो रहे हों या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में हो रहे हों, वो एनपीएस के अंडर में आते हैं। हालांकि फिलहाल कुछ एक स्टेट्स में जो स्थिति कुछ अलग बदल गई है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे ठीक पहले जो पिछला साल चल रहा था, उसमें 8-10 दिन पहले ही दिसंबर में गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, एनपीएस का कॉन्सेप्ट लेकर के गवर्नमेंट आई, सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आई कि भाई अब हम जो आने वाले समय में जो हैं वो 1 जनवरी 2004 से जो रिक्रूट जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उन्हें हम अलग तरीके से पेंशन देने जा रहे हैं। जो पहले के पेंशन का एक तरीका हुआ करता था कि भाई आपके जो लास्ट पे ड्रॉन है उसमें बेसिक और डीए के हिसाब से लगभग 50% के हिसाब से आपको 45-50% आपको पेंशन जो मिला करती थी। फॉर्मूला है एक्चुअल में, हम बल देते हैं कि भाई लास्ट पे ड्रॉन का आधा, मतलब वो 100% पेमेंट का भी नहीं होता, बेसिक प्लस डीए का होता है और उसका भी एक प्रॉपर फॉर्मूला है। उसके हिसाब से हम जो पेंशन दिया करते थे उसके विपरीत हम इस तरीके से पेंशन दिया करेंगे और उसका पूरा का पूरा ड्राफ्ट बन करके तैयार हो गया, जो कि अप्रूव कर दिया गया कैबिनेट के द्वारा और डिसाइड कर लिया गया कि अब आगे से फ्यूचर में जो है इस तरीके से पेंशन दी जाएगी। अब देखिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, क्यों आया ये कॉन्सेप्ट, व्हाई। हम किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। भारत देश में हम देखते हैं कि भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, चलाते नेता हैं, ब्यूरोक्रेट्स की नहीं चलती। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो चलाते देश को ब्यूरोक्रेट्स ही हैं। इस तरीके के थोड़े से ना, मतलब हम इन पे कोई शब्दों की तरफ से कोई अलग तरीके से कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन इस तरीके के उल्टे सीधे जो मीन्स आइडिया जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स ही दे सकते हैं, नेताओं के इस तरीके की चीज़ें जो दिमाग में नहीं आती।
तो आप क्या समझेंगे कि भाई ये ऐसा जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों आया, किस लिए दिया गया, किसकी सोच हो सकती है इस तरीके की। ऑब्वियस सी बात है, ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग में आया होगा और उन्होंने इस चीज़ की जो शुरुआत है फिर गवर्नमेंट से कैबिनेट के खाका तैयार कर दिया, ड्राफ्ट तैयार कर दिया कि साहब अब आप आने वाले समय में अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो पेंशन जो इस तरीके से आप दीजिएगा। इसका जो कंसेप्ट जो हमने बताया आपको 100% ये उस समय के ब्यूरोक्रेट्स की इकरामात है, उन्हीं का काम है। लेकिन अब कॉन्सेप्ट आया क्यों होगा भाई, ऐसा दिमाग में आया क्यों होगा? गवर्नमेंट ने एक, देखिए आउटसोर्सिंग पे हम आने वाले समय में बहुत अच्छे सेशंस करने वाले हैं कि गवर्नमेंट इंडिया के अंदर आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट ही कैसे आया। वैसे ही एनपीएस का कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्योंकि गवर्नमेंट कहना, आज की डेट में आप किसी से भी पूछ लो कि हम फिनेंशियल बर्डन से बचना चाह रहे थे, गवर्नमेंट के ऊपर फिनेंशियल बर्डन बन रहा था, हम उससे फ्री होना चाह रहे थे। अब लेकिन आप क्या ये सोचते हो कि भाई ये फिनेंशियल बर्डन से बचने वाली बात थी या फिर अपनी जिम्मेदारियों से बचने वाली बात थी कि नहीं, जो एम्प्लॉय आपको 30-35 साल सर्विस करके देता है उसको आप एक ठीक से पेंशन भी नहीं दे सकते क्या? टेंशन फ्री पेंशन भी नहीं दे सकते क्या? तो उस चीज को या किसी कंपनी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा काम किया गया। हम क्वेश्चन मार्क डाल रहे हैं और आने वाले समय में आपको बताएंगे, अनपॉलिटिकल वीडियो में बताएंगे कि क्या वाकई में गवर्नमेंट को फाइनेंशियल बर्डन कम हुआ या ज्यादा हो गया, या ज्यादा हो गया तो फिर फायदा किसको हुआ? एम्प्लॉय को तो फायदा ही नहीं हो रहा। ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉय को लास्ट में अगर देखा जाए तो पेंशन तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ओपीएस वर्सेस एनपीएस में पेंशन ज्यादा मिलेगी, लेकिन फाइनेंशियल जो बर्डन है वो गवर्नमेंट का बढ़ा, एम्प्लॉय का, अधिकारी की टेंशन बढ़ी कि मुझे किस तरीके से कैसे पेंशन मिलेगी, मुझे अपना कंट्रीब्यूशन देकर के किस तरीके से पेंशन जो है आगे आने वाले समय में जो है मिलने वाली है। अब सबसे बड़ी बात जो हम सबसे पहला क्वेश्चन जो इस पे उड़ जाता है कि एनपीएस काम किस तरीके से करता है। एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन जो है, एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका किस तरीके से जाता है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कि जैसे हम नर्सिंग ऑफिसर का ही हम एग्जांपल ले, आज की डेट में आप रिक्रूट हो गए तो आपकी बेसिक बनेगी 44,900 रुपए। सैलरी स्ट्रक्चर हमने आपको सब कुछ बता रखा है, लेकिन एनपीएस आपकी पेंशन में जो आपकी कंट्रीब्यूशन जाएगी, इसीलिए इसको कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम भी कहा जाता है। आपकी पेंशन में जो कंट्रीब्यूशन जाएगी, एनपीएस में जो आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन जाएगी वो कितनी होगी, ये आपकी बेसिक है प्लस रनिंग डीए रनिंग डीए फिलहाल 38% है, लेकिन 1 जनवरी 2023 से रिवाइज हो जाना है और वो 100% कितना हो जाएगा जी, 4% रिवाइज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, टोटल 42% हो जाएगा। मतलब बेसिक प्लस 42% ऑफ बेसिक। ठीक है, ये कितना होता है आप देखोगे, 4 चौक 16, लगभग 18,000 रुपए के करीब जो ये अमाउंट आएगा किसका, इसका डीए का, आज की डेट में 18,500 रुपए। उस 18,000 को आप इसमें जोड़ते हो तो हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, अभी आप कैलकुलेशन तो आप कर करके देख लीजिएगा, वो टोटल अमाउंट आती है 63,500 के करीब, जो मुझे लग रहा है। ठीक है, वो प्लस माइनस हो सकती है। ये अमाउंट का 10% यानी 10% ऑफ दिस अमाउंट, यानी बेसिक प्लस डीए का 10% जो है वो आपका कंट्रीब्यूशन होगा। मतलब कि आज की डेट में आप कितना देंगे जी, 6,350 रुपए लगभग, प्लस माइनस होगा 10-20 रुपए, आप देख लीजिएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये कंट्रीब्यूशन बनता है एम्प्लॉय की तरफ से, आपकी तरफ से, ये सेल्फ कंट्रीब्यूशन आ गया। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, गवर्नमेंट भी दे रही है क्या, यस गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूशन दे रही है। पहले वो भी सेम 10% ही दिया करती थी, लेकिन 1 अप्रैल 2019 से गवर्नमेंट ने अपना कंट्रीब्यूशन 10% से बढ़ा करके कितना कर दिया है, 14% कर दिया है। किसका, अगेन इसी बेसिक और डीए का, बेसिक प्लस डीए का, यानी कि इस 63,500 का लगभग 14%, जो कि लगभग कितना का जाएगा, 8,500 रुपए के करीब आ जाएगा। ये 8,500 रुपए हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, कितना पैसा हो गया जी, 6,500 रुपए ये और 8,500 रुपए ये, टोटल लगभग जो 15,000 रुपए हो गया, ये आपके पेंशन फंड में जाकर के, ये पीएफ वो नहीं है, हमने लिख दिया इसको, ये आपके कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड में जाकर के जमा करा दिया जाएगा, जिसमें आप क्या करते हैं, 3 कंपनियां ऑलरेडी डिफॉल्ट तो नहीं है, आप जो ऑप्ट करोगे, काफ़ी सारे फंड मैनेजर्स हैं, जिनमें से सबसे बड़ा फंड मैनेजर जो है वो एसबीआई है। आप 3 कंपनियां, जैसे आपने एसबीआई, एलआईसी और एक समझ लीजिए आपने कोटक, ठीक है, यूटीआई,
जो भी आपने ऑप्ट कर ली, इन तीन में जो जो भी परसेंटेज आपने बोल रखा है कि भाई एसबीआई में मेरा 50% डाल दीजिए, एलआईसी में मेरा 20% डाल दीजिए, कोटक में मेरा 30% डाल दीजिए, उस अमाउंट का 15,000 रुपये का 50% जो हो 7,500 रुपये यहाँ पर चला जाएगा, 20% जो हो 3,000 रुपये यहाँ पर चला जाएगा, रिमाइंडर अमाउंट जो हो यहाँ पर चला जाएगा। इस तरीके से जाकर जमा हो जाएगा। हर एक डे जो है उसकी जो टोटल वैल्यू है एनएवी, नेट असेट वैल्यू, एनएवी, जैसे मार्केट कौन सा, जो बीएसई मार्केट जो हम देखते हैं ना, शेयर मार्केट वाला, उसके हिसाब से इसकी एनएवी जो हम चेंज होंगी, ये प्लस माइनस आपका जो है पैसा होता रहेगा। लेकिन अब आप टेंशन में आ जाओगे कि सर ये हमारा पैसा माइनस भी चला जाएगा क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो फिलहाल के ट्रेंड्स हैं उसमें लगभग 9% का रिटर्न जो है आपको लगभग मिल ही जाना है। ये चीज़ें थी कंट्रीब्यूशन को लेकर के, आपका जो पेंशन, नेशनल पेंशन सिस्टम में आपके कंट्रीब्यूशन को लेकर के, कि आने वाले समय में आपकी जो कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन जो है वो किस तरीके से काम करने वाली है, कितना कॉर्पस मिलेगा, बनेगा, किस तरीके से बनेगा, हम आने वाले समय में उस पर भी डिस्कशन करने वाले हैं। अब यहीं पर देख लेते हैं कि क्या आपका इस पेंशन वाले फंड का आपको क्या कहीं पर कोई टैक्स में भी बेनिफिट है क्या? यस है। टैक्स में आपके इनकम टैक्स स्लैब्स में, इनकम टैक्स सिस्टम में 3 जो सेक्शंस हैं जो कि ऑलरेडी एटीसी के अंडर में ही आते हैं। 3 सेक्शन है, ATCCD 1 1B इसी का सब सेक्शन है, और एक ATCCD 2। एक्चुअल में ये पहले 1,50,000 की लिमिट में ही आते थे, लेकिन गवर्नमेंट हर बार जब बजट पेश करती है तो कुछ ना कुछ नया कर देती है। ATCCD 1 के अंदर आप वाला कंट्रीब्यूशन जो है, मतलब आपने जो पेंशन स्कीम में जो फंड डाला है, कंट्रीब्यूशन डाली है, उसका अमाउंट आता है। इसी को फिर बढ़ा करके 50,000 रुपये प्लस एक्सीड कर दिया गया। अगर आप अपनी तरफ से सेल्फ कंट्रीब्यूट करते हैं तो लगभग 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का बेनिफिट जो है आपको मिल जाता है। ऐसे ही CCD 2 के अंदर अगर आपकी ये कंट्रीब्यूशन जो है कम रह रही है, 1.5 लाख रुपए से कम रह रही है, तो इसको कंसिडर किया जाएगा, ATCCD 2 के पार्ट को कंसिडर किया जाएगा कि गवर्नमेंट ने जो आपको कंट्रीब्यूशन दिया है वो भी आप टैक्स में बेनिफिट में ले सकते हो। लेकिन ओवरऑल लिमिट जो है वो 1.5 लाख रुपए प्लस ये 50,000 रुपये, तो 2 लाख रुपए ही रह जाती। ये चीज़ आप समझ के रखिएगा। इनकम टैक्स पे हम इसके बाद में एक से 2 के सेशंस में हम वीडियो लेकर के आएंगे, क्लासेज लेकर के आएंगे, ताकि बच्चे जो हैं इनके बारे में भी अच्छे से समझ सकें। तो इतना लेकर के कोई ज़्यादा एडवांटेज इसको नहीं है। केवल और केवल जो 50,000 रुपये का जो ATCCD 1B का जो सेक्शन है, उसी में हमें सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदा मिलता है 50,000 रुपये का, जो कि सेल्फ कंट्रीब्यूशन के नाम से आता है। और इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसमें कुछ चेंज हो गया होगा, तो देखना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशन जो है वो आपके, अगर आपकी लिमिट जो उससे बाहर जा रही है तो भी उसको कंसिडर कर ले रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर 2 तरीके के अकाउंट जो हैं वो NPS के अंदर खुलते हैं। आप जैसे ही सर्विस के अंदर आएंगे, आपके HR मीन्स एडमिन वाले आपको क्या बोलते हैं कि आप, हमारे समय में तो क्या हुआ करता था कि भाई ऑफलाइन अकाउंट्स खुलते थे, बाद में ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट जो है बाद में आया है। आपको ऑनलाइन के लिए NPS की जो वेबसाइट है CRA पे, NPS ट्रस्ट की वेबसाइट पे आपको बोला जाएगा कि आप इस वेबसाइट पर जाकर के अपने ये डिटेल्स डाल करके एक अकाउंट ओपन कर लीजिए। वो अकाउंट जो ओपन होगा वो आपका एक प्राइमरी अकाउंट होगा, और वो किस में, Tier 1 के अंदर आएगा। उसका Tier 2 से कोई रिलेशन नहीं है। इसके अंदर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स हैं, आपका एड्रेस है, नॉमिनीज हैं, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, सब कुछ आपको फिल करना होता है। और ये आपको इसमें एक क्या अलॉट हो जाएगा, एक आपको परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जो है वो पैन कार्ड की तरह से एक कार्ड भी मिलेगा आपको। ये प्रान का जो नंबर है वो एक अलॉट हो जाएगा। ये प्रोसेस है अकाउंट खोलने का। Tier 2 जो अकाउंट है वो क्या चीज़ है, ये आप अकाउंट अपने लेवल पे खोल सकते हो। एक तरीके से ये सेविंग बैंक, यानी जो आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो उसकी तरह से, या फिर इनका म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उनका कंबाइंड फॉर्म का एक तरीके का अकाउंट है। इसमें आप कभी भी पैसे डाल सकते हो अपनी तरफ से, खुद का कंट्रीब्यूशन डाल करके, और कभी भी उनको निकाल सकते हो, जबकि Tier 1 के अंदर वो फैसिलिटी नहीं है। ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री फैसिलिटी है कि आप इस तरीके से जो मार्केट में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ज़्यादा नहीं जाना चाहते और लगभग इसी तरीके का जो ग्रो करना चाहते हैं अपने पैसे को, अपने फंड्स को, वो Tier 2 का आप ऑप्ट कर सकते हैं। वो Tier 1 एक्टिवेट होने जाने के बाद में आप खुद को जाकर के आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा Tier 2 अकाउंट को। अब सबसे बड़ी बात आती है एग्जिट एंड विड्रॉल की, कि भाई आप कब एग्जिट कर सकते हैं, कब पैसा आप इससे विड्रॉ कर सकते हैं।
तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्जिट और विड्रॉल्स पे, कि आप कब कब पैसा किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, किस किस कंडीशन में आप पैसा जो है वो निकाल सकते हैं। ये देखिए, हम पार्सल विड्रॉल की भी बात करेंगे इसके बाद में। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो 3 कंडीशंस जो हमने लिख रखी हैं यहाँ पर, 3 केसेस जो लिख रखे हैं, एक नॉर्मल एग्जिट, एक प्रीमेच्योर एग्जिट, एक अनफॉर्चुनेट डेथ के केस में किस तरीके से इस पैसे को, जो भी फंड्स आपके जमा हो गए हों, कब कब कैसे कैसे निकाले जा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं तीनों केसेज हैं, एक नॉर्मल एग्जिट है, एक प्रीमेच्योर एग्जिट है और एक अनफॉर्चुनेट डेथ का केस है। हम सबसे पहले देखेंगे नॉर्मल एग्जिट में। यदि नॉर्मल एग्जिट का मतलब है आपने अपनी सर्विस के 60 साल जो है वो पूरे कर लिए हैं, जो रिटायरमेंट की एज जो है वो पूरी कर ली है। अगर उस समय में किसी का जो कॉर्पस जो है, यानी जो एक कॉर्पस ही बनता है ना, हर महीने आपने जो डाला और गवर्नमेंट ने आपके एम्प्लॉयर ने जो मिलाया, वो जो कॉर्पस है वो अगर 5 लाख या इससे कम है, 5 या 5 से कम है, तो आपको 100% पैसा मिल जाएगा, जो कि आपके केसेज में पॉसिबल नहीं है। आपका तो 2 ही साल में 5 लाख रुपए इकट्ठा हो जाना है, ठीक है। तो 5, अब ये किन केसेज में, जो कि पहले केसेज में जो पहले लेट जॉब्स लगे हैं, और दूसरी चीज़ें हैं कि उनको मीन्स लोअर कैडर्स में जॉब लगे हैं, उनका 5 लाख रुपए इकट्ठा नहीं हुआ पाया। तो ये थोड़ी सी हास्यास्पद वाली स्थिति है कि यार 5 लाख रुपए से मतलब कोई रिटायर हो रहा है जिसकी सर्विसेज इतनी नहीं थी और 5 लाख रुपए उसका था और आप उसका पूरा दे रहे हो, ये तो मजाक के नाम की सी चीज़ हो गई। पहला तो केस ये है, अगर कॉर्पस जो है वो 5 लाख से ज़्यादा है, सबसे मेन बात, और ये जो आप लोगों के ऊपर 99% लागू होती है, वो एक एज है नॉर्मल एग्जिट में 60 साल के ऊपर की एज में आपको क्या करना है और किस तरीके से आपके जो है वो ये चीज़ें जो हैं वो अप्लाई होती हैं। ये चीज़ें देखिए, अगर आप हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नॉर्मल एग्जिट में इस नॉर्मल एग्जिट में कि अगर आपने सर्विस जो है वो आपने सर्विस जो है 60 साल से ऊपर की है और 5 लाख रुपए से आपका अमाउंट ज़्यादा है, तो उस केसेज में क्या होगा। उन केसेज में क्या होगा, मान लीजिए आपके 100 रुपये जमा हुए, या फिर हम आपको अगर एग्जांपल दें, एक एस्टिमेशन है हमारा कि आपके लगभग 16 लाख रुपए मान लीजिए तब तक जमा हो जाते हैं, हमारा एस्टिमेशन है भाई ये, ठीक है ना। 16 करोड़ रुपए आपके जमा हो जाते हैं, आपका कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। तो इसमें से 2 पोर्शन बनाइए और ये पोर्शंस में आपको पैसा जो हो किस किस तरीके से मिलेगा। ये 60-40 का रूल जो है वो क्या है, हमने मान लिया कि आपका जो कॉर्पस है वो 16 करोड़ का है, 15 करोड़ कर दिया भाई हमने इसको, ठीक है। थोड़े से डेटा जो हो ठीक आ जाएंगे और ये होगा, मतलब 15 करोड़ का कॉर्पस बनता है, उस समय एनपीएस नहीं रहे तो एक अलग चीज़ है। आज की डेट में जिस तरीके से हमने बताया कि आपका 10% कॉन्ट्रीब्यूशन है और गवर्नमेंट का 14% कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो उसके हिसाब से आपके रिटायरमेंट तक जो भी कैंडिडेट लगभग 35 साल की सर्विस पूरा करेगा, उसको लगभग 15 करोड़ का कॉर्पस जो इकट्ठा हो जाएगा उसके अकाउंट में, ठीक है। अब ये 60% और 40% का चक्कर क्या है जी, इसमें से मैक्सिमम, ये 60% मैक्सिमम है, मैक्सिमम 60%, यानी कि आप क्या कर सकते हो, ये लंपसम अमाउंट जो है वो आपको आपके हाथ में मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। आप कहोगे साहब मुझे मैक्सिमम पैसा दे दीजिए आप, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि आपको 60% पैसे हम दे देंगे, 15/6/90, यानी आपको 9 करोड़ रुपए जो है वो हाथ में मिल जाएंगे रिटायरमेंट के बाद में, तुरंत के तुरंत। समझ रहे हो, आपको 15 करोड़ में से 9 करोड़ रुपए आपको हाथ में आ जाएंगे। बची अमाउंट कितनी, 40% जो है इसकी आपको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। एन्युटी का मतलब आपको वापस उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सेम जिस तरीके से आपने एनपीएस में, वो तो आने वाले समय में क्या होगा, चीज़ें अलग हो जाएंगी, उसी तरीके से आपको वापस से अप्लाई करना पड़ेगा कि मुझे इन कंपनियों की जो है एन्युटी जो खरीदनी है, और वो 15/4/60 करोड़ रुपए वहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने होंगे, और उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको हर महीने, एन्युटी का मतलब है कि आपको हर महीने कितना पैसा जो है सब्सक्राइबर को, आप सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर को कितना पैसा जो है वो हर महीने पेंशन के रूप में, जो एएसपी जो हैं उस समय की जो फैसिलिटी जो हैं वो आपको वो कंपनी जो है प्रोवाइड कर सकती हैं, वो 40% में से आपको मिलने वाला है। आप बोलोगे सर हम कुछ एक चीज़ें एग्जैजरेटेड बताए, तो एग्जैजरेटेड आपको लगती हैं, अदरवाइज आपका ये मिनिमम कॉर्पस बताए, ये कॉर्पस बोलते हैं इसको, कितना पैसा आपका इकट्ठा हो जाएगा। आज की डेट में अगर आप एम्स नॉर्सेट क्लियर करके, और ये चाहे देश के किसी भी कोने में अगर आप लगे हों सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें क्योंकि बेसिक प्लस डीए है, तो बेसिक प्लस डीए आप चाहे एम्स दिल्ली में है या एम्स भुवनेश्वर में है या एम्स गुवाहाटी में है,
कहीं पर भी है आपका बेसिक प्लस डीए जो है उसी लाइन से चलते जाना है और वो कॉर्पस आपका लगभग 35 साल की सर्विस में 15 करोड़ रुपए का बन जाता है। उसको आपको दो तरीके से 60% पैसा मैक्सिमम आपके हाथ में लमसम मिल जाएगा, 40% पैसा जो रिमाइंडर अमाउंट है वो आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, अगेन एन्युटी उसकी जो आपको खरीदनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये था नॉर्मल एग्जिट, ठीक है। नॉर्मल एग्जिट का मतलब आप 60 की एज जो हो क्रॉस करते हैं और उसके बाद में आपको कितना पैसा जो हो मिल जाएगा। इसके बाद में एक आता है, हम देखें अगर प्री मैच्योर एग्जिट। प्री मैच्योर एग्जिट जो है, या तो आपने किसी ने सर्विस छोड़ दी बीच के अंदर ही क्योंकि गवर्नमेंट में तो आप कर नहीं सकते ऐसा, ये तो प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए, क्या एनपीएस प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए भी है क्या? जी। कोई कुछ भी काम नहीं कर रहा लेकिन फिर भी एनपीएस का अकाउंट खुलवा सकता है क्या? जी, ठीक है। हम तो गवर्नमेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं। प्री मैच्योर एग्जिट यानी कि आपने सर्विस पूरी नहीं करी, आपने वीआरएस ले लिया, आपने पहले जॉब छोड़ दी, ठीक है ना, उन केसेज के अंदर क्या होगा, वो प्री मैच्योर एग्जिट के केसेज बन जाते हैं। उसके अंदर क्या होगा, जिस तरीके से आपको यहां पर हमने क्या बोला था नॉर्मल एग्जिट में कि रिटायरमेंट पर अगर आपका 5 लाख या 5 लाख से कम बन रहा है तो आपको 100% मिल जाएगा। वैसे ही प्री मैच्योर एग्जिट में अगर आपका अमाउंट जो हो 2.5 लाख या इससे कम का है तो वो 100% जो हो कैंडिडेट को या पर्सन को जो हो मिल जाना है। अदरवाइज क्या होना है, ऑब्वियस सी बात है 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होना है। तो उन केसेज के अंदर क्या होगा 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के केसेज के अंदर क्या हो जाना है आपका, प्री मैच्योर की डिस्कशन कर रहे हैं हम यहां पर लोग। अगर मोर देन 2.5 लैक्स ये है अमाउंट तो क्या होगा, मोर देन 2.5 के केसेज में आपको केवल 20% मिलेगा हाथ के अंदर, 80% की आपको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। समझिएगा फॉर्मूला बहुत ज़्यादा बदल गया है। प्री मैच्योर के केसेज में 20% जो है आपको क्या है एन्युटी इन हैंड लमसम अमाउंट मिल जाएगा और 80% के जो अमाउंट जो है वो आपको क्या हो जाएगी, इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। और अनफॉर्चुनेट डेथ वाले केसेज किसी के साथ में हो नहीं, लगभग उसमें भी प्री मैच्योर वाला केस ही बन जाता है। लगभग उसमें भी कोई गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि डिपेंडेंट्स के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है कि किसी ने सर्विस दी 10 साल 15 साल और उसके साथ में किसी के साथ में ऐसी कोई दुर्घटना घट गई तो उस समय तक तो कॉर्पस इकट्ठा भी नहीं हो पाता, तो पेंशन तो नाम मात्र किसी रह जाती है एक तरीके से। तो ये केसेस थे जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किए और आप पे जो लागू हो रहा है यहाँ पर केस नॉर्मल का केस जो है, हम जितना भी अमाउंट बनेगा, जितना भी कॉर्पस बनेगा, और हमने आपको नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए 15 करोड़ का जो कॉर्पस बताया है उसमें 60-40 का आप बोलोगे कि साहब 100% भी इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? यस की जा सकती है। आप कहोगे साहब मुझे तो पूरे 15 करोड़ से रुपए से पेंशन चाहिए, यस ले लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप मैक्सिमम आपको 60% जो पैसा है वो आपको लमसम अमाउंट जो है आपको इन हैंड मिल पाएगी। अब बात आती है पार्शल विड्रॉल की कि भाई आपने बीच में, ये पहले नहीं थे, ये नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, नए जब धरने प्रदर्शन होते रहते हैं, डिमांड्स होती हैं लोगों की, तो पार्शल विड्रॉल का कॉन्सेप्ट आया। पहले भी था लेकिन इस तरीके से नहीं था। पार्शल विड्रॉल जो है आप अपने पूरे टेन्योर में जो हो मैक्सिमम 3 बार कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 बार। लेकिन पार्शल विड्रॉल किस अमाउंट से होगा, जो आपका कंट्रीब्यूशन है, जो आपकी कंट्रीब्यूशन है ना उसी का। मान लीजिए आज की डेट में आपका टोटल कॉर्पस जो है वो 32 लाख रुपए है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल 14 लाख की है और गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 18 लाख का है, ठीक है। तो आपको 14 लाख रुपए में से ही मिलेगा पार्शल विड्रॉल में, ठीक है। पहली बात तो कितना मिलेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको मिलेगा 14 लाख रुपए में से ही। मैक्सिमम जिस समय में जितना अमाउंट आपका हो चुका होगा उसमें से अमाउंट मिलेगा और वो भी आपके कंट्रीब्यूशन का, और ये आप अपनी लाइफ में केवल 3 बार ऐसा कर सकते हैं। अब इस 14 लाख रुपए में से भी कितना मिलेगा जी, 14 लाख रुपए का भी 25% केवल मिलेगा। कितना मिलेगा, केवल और केवल 25%, केवल और केवल 1/4, ठीक है। अब वो कंडीशंस कैसी हो सकती हैं, बच्चे की शादी है, बच्चे की हायर एजुकेशन है, या कोई कई डिजीज कंडीशंस हैं कई, ठीक है, कई डिजीजेज के नाम भी दे रखे हैं, कोई आपको घर खरीदना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो ऐसे केसेज के अंदर आप पार्शल विड्रॉल के लिए जा सकते हैं और 25% मिलेगा आपके कंट्रीब्यूशन का, और लाइफ में एंटायर टेन्योर में आप केवल और केवल 3 बार ऐसा कर सकते हैं।
ठीक है, जो कि ओपीएस की तुलना में बहुत ही एक गलत बात है। ओल्ड पेंशन स्कीम की तुलना में एनपीएस के कई फीचर्स बहुत अच्छे हैं ओपीएस की तुलना में, लेकिन एक सर्टेनिटी नहीं है। आपसे कंट्रीब्यूशन जो लिया जा रहा है वो थोड़ा सा दुखता है। अदरवाइज गवर्नमेंट, मैं तो मेरा पर्सनल व्यू कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो 14% आपको दे रही है ना, हर महीने 14% दे रही है ना, मैं तो कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को अगर इतना फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा है तो उस 14% को ही डाल दे भाई, और उसी से पेंशन दे दे। हमें नहीं चाहिए, हमारा कंट्रीब्यूशन मत लो भाई, जीपीएफ की सर्विसेज ले आओ, हम अपना जो कंट्रीब्यूशन जितना भी बनता है हमसे या हम कर सकते हैं उतना कंट्रीब्यूशन हम जीपीएफ में डालेंगे, ताकि हम अपने पैसे को मुसीबत में निकाल तो सकें। ये एक बहुत ही बड़ी मतलब लिमिटेशन है, समझ लीजिए आप इसको। एडवर्स जो चीज़ समझ लीजिए, एडवर्स इसका कैरेक्टरिस्टिक समझ लीजिए एनपीएस का जो है, मुझे सबसे ज़्यादा यही खलता है कि आप अपने पैसे को वापस नहीं निकाल पा रहे हो। केवल सुपर एन्युएशन पे जाने पर ही आपको, रिटायरमेंट की लेवल पर जाने पर ही आपको पैसा मिल पाएगा। बीच बीच में जब भी पैसा निकाल पाते हो तो कॉर्पस तो कुछ बना ही नहीं ना, और वो भी आपके कंट्रीब्यूशन का जो कंट्रीब्यूशन है उसी का पार्ट जो है वो भी पार्शियली आपको निकालने दे रहे हैं। 25% से इतना ज़्यादा नहीं दुखता है, क्योंकि पॉसिबल भी नहीं है उसके बाद में, तो आपकी पेंशन अदरवाइज कुछ बनेगी ही नहीं। तो ये कंडीशन थी पार्शियल विड्रॉल की, जो कि लाइफ में 3 बार 25%, वो भी आपके कंट्रीब्यूशन का। कंडीशंस क्या हो सकती है, घर बनाना है, घर खरीदना है, बच्चे की शादी है, कुछ एक डिजिट कंडीशन जो है उनके अंदर ऐसा आप कर सकते हैं। यहाँ पर कॉर्पस एक जो शब्द जो बार बार आ रहा है, हमने हालांकि उसको मीनिंग डिफाइन कर दिया हमने। कॉर्पस का मतलब क्या है, आपकी कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन जो है, और फिर मार्केट रेट के हिसाब से जो भी इंटरेस्ट लग करके जो कंपाउंड हो गया, वो टोटल मनी जो आएगी वो कॉर्पस होगी। ठीक है, कॉर्पस जो शब्द आप बार बार पढ़ेंगे, कॉर्पस का मीनिंग आप समझ लीजिएगा कि आपने जो कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉयर ने कुछ जो कंट्रीब्यूट किया, और लास्ट में जब भी रिटायरमेंट पे या जिस समय भी आप एग्जिट कर रहे हैं उस समय जो टोटल अमाउंट हो गया है विद इंटरेस्ट। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट बोलना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, विद एनएवी, मार्केट नेट एसेट वैल्यू जो हो गई है वही क्या कहलाती है, कॉर्पस कहलाती है। ये हमने इसको 2 सेगमेंट्स में यहाँ पर क्यों बांटा है कि आपको जब भी एग्जिट पे जाएंगे, नॉर्मल एग्जिट में आपको लमसम अमाउंट जो है वो मैक्सिमम जो है वो कितनी मिल सकती है, 60% मिल सकती है। बचा हुआ 40% आपको एन्युटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे सब्सक्राइबर को क्या मिलेगी, आपको क्या मिलेगी, पेंशन मिलनी है। ये चीज़ थी एनपीएस के कॉर्पस के बारे में। एनपीएस के बारे में अगर चीज़ें हम डिस्कस करें कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं इसके बारे में, जो कि हम आने वाले समय में जो हम एक अनपॉलिटिकल वीडियो करना चाह रहे हैं इसके बारे में। आप समझ रहे होंगे सर हम इसको पॉलिटिकल अनपॉलिटिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकली हम चीज़ें नहीं बोल सकते। गवर्नमेंट की क्या इंटेंट रही होगी, ब्यूरोक्रेट्स की क्या इंटेंट रही होगी इसको इंट्रोड्यूस कराने की, उस पर भी हम नहीं जाएंगे, इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे। हम एक वो बताएंगे कि गवर्नमेंट को इसकी ज़रूरत नहीं थी। गवर्नमेंट ने बड़ा सा एक रीज़न दिया है आज तक जो इसका दिया है कि हमारे ऊपर एक बर्डन है, फिनेंशियल बर्डन है, हम उसको कम करना चाह रहे थे। जबकि मेरा व्यक्तिगत व्यू है, अभी एक बड़े अर्थशास्त्री रहे हुए हैं, सलाहकार रहे हुए हैं शायद गवर्नमेंट के, श्री मोन्टेग सिंह जी आलूवालिया, उनकी बड़ी गलत सी स्टेटमेंट आई थी कि भाई अगर एनपीएस की जगह वापस ओपीएस दिया गया तो सरकारें जो हैं, हमारी जो हालत है वो श्रीलंका वाली हालत हो जाएगी, पाकिस्तान वाली हालत होगी। मैं 1% भी इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। गवर्नमेंट ऑलरेडी आपको उससे ज़्यादा पैसा जो है आपकी पेंशन के ऊपर खर्च कर रही है, तो कैसा ऐसा किस तरीके से पॉसिबल है, समझ से बाहर है। रही बात कि क्या आज की डेट में इंडिया में हर जगह पर न्यू पेंशन स्कीम ही है क्या, जी नहीं। पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने, जैसे कि जिसमें बड़े नाम आते हैं, राजस्थान की गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, और गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने, 1-2 स्टेट्स और हैं, त्रिपुरा की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इस तरफ में, उन्होंने भी शायद एक नोटिफिकेशन तो इशू कर दिया है, वो फाइनल क्या करती हैं। काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो है वो एनपीएस से ओपीएस की तरफ में स्विच कराने लग गए हैं, और जिससे ऑब्वियस सी बात है कि एम्प्लॉयज़ के लिए तो टेंशन फ्री सब्जेक्ट हो जाता है, टेंशन फ्री एनवायरनमेंट हो जाता है बची हुई लाइफ के लिए। आने वाले समय में और गवर्नमेंट्स क्या करती हैं वो देखने वाली बात होगी। हालांकि केंद्र सरकार की जो स्टेटमेंट्स हैं, केंद्र सरकार की जो थॉट है, केंद्र सरकार का जो सोचना है वो एकदम से अगेंस्ट में है, अपोजिट में है। वो आज की डेट में ही केवल इसी को रिफॉर्म करना चाह रही है, वापस एनपीएस को ही रिफॉर्म करना चाह रही है। अभी 3 दिन पहले की न्यूज़ है कि भी 50% जो पेंशन जो है आपकी लास्ट पे ड्रोन की वो गारंटीड हम रखना चाह रहे हैं, जिसमें फिर आपका जो लमसम है वो लगभग ही खत्म हो जाएगा, 10-20% ही रह जाएगा। ऐसा भी नहीं आपसे पैसा लेकर के उस पैसे को और किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाए जिसके पास में गारंटी नहीं है कि उस पैसे को कैसे लौटाएगा।
तो वो सबसे बड़े स्ट्रेस का सब्जेक्ट है। इसकी बजाय में गवर्नमेंट पेंशन नहीं दे रही होती, मैं अभी भी बोल रहा हूँ गवर्नमेंट पेंशन नहीं दे रही होती। 14% जो अपना जो कंट्रीब्यूशन है वही किसी पेंशन फंड मैनेजर के पास में, पीएफएम के पास में डाल दिया जाता, उससे जो पेंशन मिलती, या उसको भी नहीं डाला जाता, उसी से एक नॉर्मल जीपीएफ के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से भी पेंशन दे दी जाती गवर्नमेंट को, एम्प्लॉय को, तो वो बहुत ज़्यादा हो सकती थी। एनपीएस के बारे में जो आज हमने डिस्कस किया है, बहुत सिंपल चीज़ें डिस्कस करी हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। आने वाले समय में हम एनपीएस के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं ओपीएस को लेकर के, ओपीएस के कंपैरिजन में, आपके करियर को लेकर के, आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ को लेकर के, उसके बारे में हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। हो सका तो पैनल बिठाएंगे। इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।